हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष धाकर। अनंत क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था, यह सीरीज़ 5000 प्लस क्वेश्चनों की है। कितनी है दोस्तों? 5000 प्लस क्वेश्चनों की है। कम से कम इस वाली सीरीज़ में 5000 प्लस क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए हमारी 2 दिन की क्लास मिस हो गई। उसमें कुछ हमारे टेक्निकल प्रॉब्लम थे, उनके कारण मुझे क्लास कुछ मिस करनी पड़ी। तो इस चीज़ को आप इतना बड़ा इशू ना बनाएं, क्योंकि काफ़ी कमेंट भी आए हुए हैं कि सर आपकी क्लास नहीं आ रही है, सर ऐसा सर वैसा। तो कुछ प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम भी हो जाती हैं, तो उसके कारण मैं इस क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब इस क्लास को रेगुलर कंटिन्यू रहेगी और हमारी थ्योरी क्लास जल्द ही आने वाली है। आपके सामने एक बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है। बहुत ही बड़ा क्या होने वाला है? एक धमाका होने वाला है, जो कि हमारी थ्योरी क्लास आपके सामने आने वाली है, जिसमें मैं आपको बारी बारी से पूरी संपूर्ण साइंस का अच्छी तरीके से ज्ञान दूंगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्टों को बारी बारी से कवर किया जाएगा। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि हमारी थ्योरी क्लास का इंतज़ार बस अब ज़्यादा दूर नहीं रहा है। इंतज़ार की घड़ी अब बस आने ही वाली है और आप लोगों के सामने एक धमाका पेश करने वाला हूँ। और चलिए आइए, अभी तो इन क्वेश्चनों को करते हैं, उसके बाद में पता लगेगा हमें कि क्या है, क्या सीखा आज हमने नया, क्या नहीं सीखा। और हाँ, एक बात याद रखना कि जिन लोगों को अगर इन सभी क्वेश्चन आ रहे हों तो वही एक क्लास यह सोच करके क्लास बंद ना करें कि हमें तो सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा तो सिलेक्शन यूँ ही हो जाएगा। क्योंकि जब तक अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे, जब तक अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में रिवीजन नहीं करते रहोगे, बारी बारी से अगर आपका रिवीजन बंद हो गया ना, तो समझ लो कि आप में जो कुछ भी पढ़ा है सब कुछ पर्दा लग जाएगा, सब कुछ चीज़ पे ऐसे पर्दा लग जाएगा, कुछ भी आपको दिखाई नहीं देने वाला है। इसलिए मेरा तो यही मानना है कि आप इन चीज़ों पर विश्वास न करें। अगर जिन बच्चों को कोई भी क्वेश्चन ना आए वो यह सोचें कि हमें कुछ नया सीखने के लिए मिला है, और जिनको सारे क्वेश्चन आए वो यह सोचें कि आज हमने अपनी कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनका आज हमने रिवीजन कर लिया है। तो सभी लोग इस क्लास को अच्छे से देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बताइए ल्यूमेन किसका मात्रक है दोस्तों? किसका मात्रक होता है ल्यूमेन? बताइए आप लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी होगी कि ल्यूमेन किसका मात्रक होता है। तो ल्यूमेन मात्रक होता है ज्योति फ्लक्स का। किसका मात्रक होता है दोस्तों? ज्योति फ्लक्स का मात्रक कौन सा होता है? ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स का जो मात्रक होता है वह ल्यूमेन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है? किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना रहता है? 98 डिग्री। एफ का मतलब फ़ारेनहाइट है और सी का मतलब सेल्सियस है। यहाँ पर एफ का मतलब फ़ारेनहाइट और सी का मतलब सेल्सियस है। देखिए, मैं सीधा पढ़ाने पर ही विश्वास रखता हूँ। इन चीज़ों आलतू फालतू की चीज़ें कमेंट करना, किसी के ऊपर फालतू की कमेंट करना, किसी से 4 गालियाँ दे करके और अपना फेमस हो जाना, इस चीज़ पर मैं विश्वास नहीं करता। मेरा सिर्फ एक ही विश्वास है कि आप लोग पढ़ो और मैं मेहनत करूं, आप लोग भी मेहनत करो मेरे साथ। सिलेक्शन हमें ही लेना है और सिलेक्शन हम ही लेंगे। इस बात की आपसे मैं गारंटी दिलाता हूं, सिलेक्शन हम ही लेंगे। क्योंकि मैंने उस एग्ज़ाम को बिल्कुल करीब से देखा हुआ है कि डायलॉगबाजी करके 4-6 बातें उल्टी सीधी बोल करके, किसी के बारे में गलत बोल के, 2-4 गालियाँ दे करके इन चीज़ों से फेमस होने से कोई मतलब नहीं निकलता। क्योंकि बच्चे के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी जाती है, ना कि कोई पॉजिटिविटी। इसलिए हमें सब कुछ हमारे लिए समान है। एक स्टूडेंट के लिए सब कुछ समान होना चाहिए जब तक उसकी जॉब ना लगे। जब जॉब लग जाए उसके बाद हम अपना देख लेना कौन गलत है और कौन सही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री सेल्सियस, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट या 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। बताइए कितना होता है? तो इस क्वेश्चन ऑप्शन
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 1 डिग्री यानी कि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट और 48 डिग्री सेल्सियस बराबर ही होता है इंसान का। 48 डिग्री सेल्सियस बोल लो उसको, या तो आप 48 डिग्री सेल्सियस बोल लो या फिर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल दो, बात इक्वल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अपना तीसरा, डॉपलर प्रभाव संबंधित है। डॉपलर किससे संबंधित है? ध्वनि से, जनसंख्या से, मनोविज्ञान से या मुद्रा प्रचलन से? डॉपलर प्रभाव, डॉपलर ने किसकी खोज की थी? ध्वनि की। किसकी खोज की थी? ध्वनि से संबंधित है। ध्वनि का जो नियम दिया था डॉपलर ने ही दिया था। किसने दिया था? डॉपलर ने। ध्वनि से संबंधित है डॉपलर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। हाँ यार, तीन दिन से क्लास नहीं हो रही थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, इसके कारण मैं 3 दिन से क्लास नहीं कर पा रहा था। तो अब यह क्लास रेगुलर ही चलेगी। मैं नहीं चाहता कि इस क्लास को मैं बंद करूं, और जब तक 5000 क्वेश्चन नहीं हो जाते जब तक बंद भी नहीं होगी। काफ़ी लोगों के कमेंट देखे गए, तो उन चीज़ों से मुझे भी लगा कि शायद मुझे इतना भी टाइम नहीं मिल पाया कि बट मैं एक वीडियो भी डाल दूं कि मैं 2 दिन बाद या 3 दिन बाद क्लास ले पाऊँगा। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी इसके कारण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य ग्रहण कब होता है? प्रतिपदा, अमावस्या। यह अमावस्या कोष्टक में है, अलग से है, ठीक है, इसको उसी में मत समझना। प्रतिपदा को अमावस्या बोलते हैं। पूर्णिमा को किसी भी दिन नहीं, या चतुर्थ चंद्रमा के दिन। किस दिन होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण जो लगता है वह कब लगता है? प्रतिपदा को, पूर्णिमा को किसी भी दिन नहीं, या चतुर्थ चंद्रमा के दिन। तो अब सूर्य ग्रहण होता है प्रतिपदा के दिन, यानी कि अमावस्या की जो रात होती है उस दिन सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण, ना कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? ओम का नियम, जो ओम का नियम है वह क्या परिभाषित करता है? प्रतिरोध, केवल धारा, केवल वोल्टता, या धारा और वोल्टता दोनों? बताइए ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? प्रतिरोध, केवल धारा, केवल वोल्टता, धारा और वोल्टता दोनों। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि धारा और वोल्टता दोनों। धारा और वोल्टता ओम के नियम को ही परिभाषित करती हैं। किसके नियम को परिभाषित करती हैं? ओम के नियम को परिभाषित करती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं है? अनुचुंबकीय, यहाँ पर चुंबकीय पदार्थ नहीं पूछा, अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं है। यानी कि आपके सामने 4 पदार्थ हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और लोहा। 4 पदार्थ हैं, कोई लिक्विड है, कोई गैस है, तो कोई इसमें ठोस है। यानी कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं, बट 3 प्रकार के अभी तक हमने पढ़े हैं, तो मैं आपको 3 प्रकार की बता दूं। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। उनमें से तीनों पदार्थों में से हैं, कोई गैस है इसमें, कोई ठोस है, कोई द्रव है। तो इसमें से अनुचुंबकीय पदार्थ, यानी कि जो चिपक ना सके, ऐसा पदार्थ कौन सा है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या लोहा? बताइए अनुचुंबकीय पदार्थ इनमें से कौन सा है? तो ऑक्सीजन कैसा है? अनुचुंबकीय पदार्थ है। यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एसएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। हाँ, और मेरी सीरीज में सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नए ट्रेंड में जो क्वेश्चन आने वाले हैं पुलिस में, एसएससी में और रेलवे में, तीनों के लिए मेरी स्पेशल सीरीज है ये। और इसके अलावा और भी एग्ज़ाम होते हैं, पटवार का एग्ज़ाम है अपना, और छोटे जो एग्ज़ाम होते हैं व्यापम लेवल के, उन एग्ज़ामों के लिए भी एक सीरीज़ बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और आप इसको लें, अटेंड करें, तो जब जाके आपको पता लगेगा। क्योंकि गुड़ का स्वाद सिर्फ खाने के बाद ही पता लगता है, बाहर से देखने पर तो वो बहुत अजीब सा लगता है कि ये मीठा है या खट्टा है। शक्कर का स्वाद चखना है तो खा कर के ही पता लगेगा ना। तो इसी प्रकार अगर इस सीरीज़ का स्वाद अगर आपको चखना है तो एक बार पूरी सीरीज़ लेकर के देखिए, उसके बाद देखिए जिन लोगों ने ली है उनके कमेंट देखिए कि हाँ सर हमने इस सीरीज़ को देखा है और बहुत अच्छी सीरीज़ है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाए गए हैं इसके अंदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस तत्व में सबसे ज़्यादा समस्थानिक होते हैं? समस्थानिक मैंने आपको बताया, समस्थानिक क्या होते हैं?
नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया था, आप ध्यान उठाइए, समस्थानिक क्या होते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि समस्थानिक क्या होते हैं। उसके बाद में अगर फिर भी आपने नहीं बता पाया तो मैं थ्योरी क्लास में आपको समस्थानिक और संभार इन चीज़ों के बारे में इतनी अच्छी तरीके से बता दूंगा डिटेल में कि आप कभी भी भूलेंगे ना। किसी तत्व में सबसे ज़्यादा समस्थानिक होते हैं यूरेनियम, रेडियम, हाइड्रोजन या पोलोनियम। बताइए किस तत्व में सबसे ज़्यादा समस्थानिक होते हैं, यूरेनियम, रेडियम, हाइड्रोजन या पोलोनियम। पोलोनियम के सबसे अधिक समस्थानिक होते हैं। कौन से तत्व के सबसे अधिक समस्थानिक होते हैं, पोलोनियम। ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पोलोनियम के सबसे अधिक समस्थानिक होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इंजन की खोज किसने की थी। इंजन की खोज किसने की थी, डीजल ने, डेवी ने, डेमलर ने या चार्ल्स ने। इंजन की खोज किसने की थी, यानी कि यहाँ पर भाप इंजन है, सॉरी गैस इंजन, यहाँ पर भाप इंजन नहीं गैस इंजन के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर किसके इंजन के, गैस इंजन। एक मिनट जस्ट वेट, यहाँ पर पूछा गया है आपसे गैस, किसके बारे में पूछा गया, गैस इंजन के बारे में। गैस इंजन की खोज किसने की थी, डीजल ने, डेवी ने, डेमलर ने या चार्ल्स ने। तो गैस इंजन की खोज की थी डेमलर ने, और डीजल इंजन की खोज किसने की थी, डीजल ने। किसने की थी, डीजल ने। डीजल इंजन की खोज की थी डीजल ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। वायु की गति निम्नलिखित द्वारा मापी जाती है। वायु जो हवा चल रही है, जो आप देख रहे हो रात दिन प्रतिदिन आप देख रहे हो, वायु की गति निम्नलिखित द्वारा मापी जाती है। बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर, विंड वैन। वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है, बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर या विंड वेव। किसके द्वारा मापी जाती है, वायु की गति। वायु की गति मापी जाती है एनीमोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा मापी जाती है दोस्तों, एनीमोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा मापी जाती है दोस्तों, एनीमोमीटर के द्वारा। अब तो जाग जाइए शेर और शेरनी जो भी हो, कम से कम इतनी अच्छे क्वेश्चन आपको शायद ही किसी सीरीज़ में देखने के लिए मिल पाए। आइए, भौतिकी के चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था। भौतिकी का जो चतुर्थ आयाम है उसका परिचय किसने दिया था, आइंस्टीन ने, न्यूटन ने, गैलीलियो गैलीली ने या नील्स बोर ने। भौतिकी के चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, नील्स बोर ने या गैलीलियो गैलीली ने। बताइए किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने भौतिकी के चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था। किसका परिचय दिया था, चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था, आइंस्टीन ने। भौतिकी के चतुर्थ आयाम का परिचय आइंस्टीन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, शुद्ध तत्व कौन सा है। इनमें से शुद्ध तत्व के बारे में आपको बताना है, कांच, सीमेंट, सोडियम या कोई नहीं। बताइए इनमें से शुद्ध तत्व कौन सा है, शुद्ध तत्व या यौगिक। तो शुद्ध तत्व हमेशा शुद्ध ही होते हैं। एक बात बताऊं, तत्व शुद्ध ही होते हैं। इनमें से शुद्ध तत्व जोड़ा गया है, इसलिए पूछा गया तत्व क्या है। कांच मिश्रण है, सीमेंट मिश्रण है, सोडियम तत्व है, सोडियम तत्व है। आवर साड़ी में आपने सोडियम के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा अड़ोसी पड़ोसी से कहीं से भी आवर साड़ी को एक बार देख लो, क्योंकि जब हमारा धमाका होगा ना, जब आपको इन चीज़ों के बारे में इतनी अच्छी तरीके से बता दिया जाएगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं। इसलिए अगर आप एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लो, तो मैं चाहता हूँ अगर आपने एक बार पहले पढ़ लिया ना मेरे पढ़ाने से पहले, तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको रिवीजन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि समझा इतनी अच्छी तरीके से दिया जाएगा कि आप चलते फिरते भी इन चीज़ों को ही रटते रहोगे। सोडियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रेडिन, इन चीज़ों के बारे में आप चलते ही रहोगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। कोई तत्व है उसके रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं, परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु संख्या पर
या द्रव्यमान संख्या पर या परमाणु भार पर किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु संख्या पर, द्रव्यमान संख्या पर या परमाणु भार पर। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परमाणु संख्या पर। आवर्त सारणी जो है रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। आवर्त सारणी की जो रासायनिक गुण हैं वह परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। किस प्रकार निर्भर करते हैं? परमाणु संख्या क्या है, परमाणु भार क्या है, द्रव्यमान संख्या क्या है, इन चीज़ों के बारे में आपको मैं जब आवर्त सारणी पढ़ाऊँगा उस टाइम पर डिटेल में बता दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द प्रयोग किया था। सबसे पहले रेडियो सक्रियता जो शब्द है वह किसने प्रयोग किया था? हेनरी बैक्वेल ने, मैरी क्यूरी ने, रदरफोर्ड ने या डी ब्रोगली ने? सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द प्रयोग किया था हेनरी बैक्वेल ने, मैरी क्यूरी ने, रदरफोर्ड ने या डी ब्रोगली ने? बताइए सबसे पहले जो तत्व है वह किसने, सबसे पहले जो तत्व है वह, सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द प्रयोग किया था किसने? सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द प्रयोग किसने किया था? हेनरी बैक्वेल ने। किसने किया था? हेनरी बैक्वेल ने। किसने प्रयोग किया था? हेनरी बैक्वेल ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14, आयामों से बने हुए यौगिकों का सामान्य नाम है। आयाम, जो आयाम से बने हुए यौगिक हैं उनका सामान्य नाम क्या है? वैद्युत संयोजक, सहसंयोजक, उपसहसंयोजक या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर बहुत ही स्पष्ट क्वेश्चन से ही हो रहा है। आयामों से बने यौगिक, आयाम कौन कौन से होते हैं, किसे कहते हैं आयाम? तो आयामों से बने यौगिकों का सामान्य नाम वैद्युत संयोजक, सहसंयोजक, उपसहसंयोजक या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका सही आंसर नंबर ए, यानी कि वैद्युत संयोजक। वैद्युत संयोजक किसका? दैट इज राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 किस में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है? किस में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है? हाइपोक्लोरस, हाइड्रोक्लोरस या जिंक क्लोराइड या क्लोरीन? किसमें क्लोरीन की अवस्था, किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है? किसमें है क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1? हाइपोक्लोराइड क्लोरस, हाइड्रोक्लोरस, क्लोरिक अम्ल या जिंक क्लोराइड या क्लोरीन? बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होता है हाइपोक्लोरस। हाइपोक्लोरस जो अम्ल है वह क्लोरीन के ऑक्साइड में +1 की अवस्था दर्शाता है। हाइपोक्लोरस जो अम्ल है इसका जो अम्ल है, जो हाइपोक्लोरस जो अम्ल होता है वह क्लोरीन की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है ना, देखिए हर एक तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ऐसे क्लोरीन की जो ऑक्सीकरण अवस्था उसमें +1 दर्शाता है। अब कैसे +1 होता है, कैसे -1 होता है, इन चीज़ों को तो थ्योरी क्लास में ही समझाया जाएगा जब बोर्ड पर पढ़ाई जाएंगी जब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? गैसों से संबंधित नहीं है। बॉयल का नियम गैसों से संबंधित है, चार्ल्स का नियम गैसों से संबंधित है, फैराडे का नियम गैसों से संबंधित है या कोई नहीं? तो चार्ल्स और बॉयल के दोनों के नियम ही गैसों से संबंधित हैं। फैराडे का नियम गैसों से संबंधित कतई नहीं है। पढ़ लो, लेकिन तुम क्यों पढ़ोगे? तुम तो रात को अपना 1.5 GB खर्च करके ही पढ़ोगे। सही बात है, अगर आप ही पढ़ोगे तो 1.5 GB खर्च कौन करेगा? एक दोस्त ने कमेंट किया था, सर हम तो अपना 1.5 GB खर्च करने के बाद पढ़ाई करते हैं। सही बात है, अगर आप जब तक 1.5 GB खर्च नहीं होगा जब तक आप पढ़ाई कैसे करोगे? आइए क्वेश्चन नंबर 17, क्लोरीन गैस बनने की डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। क्लोरीन गैस बनने की डीकन विधि है, जो क्लोरीन गैस बनती है उसकी जो डीकन विधि है उसे उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, गर्म एल्यूमिना या क्यूप्रिक क्लोराइड या लोहा चूर्ण? क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए, पहले 17 को अच्छी तरीके से पढ़िए।
क्लोरीन गैस बनने की डीकन विधि के उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड, गरम एल्यूमिना, क्यूपिक क्लोराइड या लोहा चूर्ण? क्वेश्चन नंबर 17, क्यूपिक क्लोराइड। राइट आंसर क्यूपिक क्लोराइड, यानी कि थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए बी सी तो नहीं है, बट बता ही देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है? श्वसन है वो किस प्रकार की दहन क्रिया? द्रुत दहन क्रिया, मंद दहन क्रिया, स्वतः दहन क्रिया, विस्फोट? जो श्वसन है, अपन श्वसन यानी सांस ले रहे हैं ना, ये किस प्रकार की दहन क्रिया है? द्रुत, मंद, स्वतः दहन क्रिया या विस्फोट? तो यह है मंद दहन क्रिया। किस प्रकार की दहन क्रिया है यह? मंद दहन क्रिया। किस प्रकार की दहन क्रिया है यह? मंद दहन क्रिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक पूछा गया है, विद्युत धनात्मक नहीं। इस चीज़ पर आप गौर फरमाइए। किस पर गौर फरमाइए? इस वाली चीज़ पर आप गौर फरमाइए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? ऑक्सीजन, क्लोरीन, सोडियम या फ्लोरीन? बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर फ्लोरीन है ना। जो फ्लोरीन होता है वह कैसा है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा जो ऋणात्मक तत्व है वो फ्लोरीन है। फ्लोरीन सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व है, ऋणात्मकता सबसे अधिक दर्शाता है वह फ्लोरीन है। परागकणों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, पेलेनोलॉजी, फाइकोलॉजी या माइकोलॉजी? पॉलिनोलॉजी है, यहाँ पर पेलेनोलॉजी नहीं है, यहाँ पर पॉलिनोलॉजी है। क्या है? पॉलिनोलॉजी। एक मिनट जस्ट वेट, यहाँ पर पॉलिनोलॉजी है। क्या है? पॉलिनोलॉजी। पोमोलॉजी, पॉलिनोलॉजी, फाइकोलॉजी या माइकोलॉजी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या है? बताइए। पढ़ लो, पढ़ाई पर ध्यान दे लो। क्वेश्चन नंबर 21, परागकणों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, पेलेनोलॉजी, फाइकोलॉजी या माइकोलॉजी? क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होता है पोमोलॉजी, यानी परागकणों का जो अध्ययन कहलाता है वह है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी को परागकणों का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। जो फोबिया नाम की जो बीमारी है किससे होती है? कुत्ते के काटने से। कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है वो होती है फोबिया। तो इसी प्रकार हाइड्रोफोबिया जो बीमारी है यह रोग उत्पन्न होता है जीवाणु से, कवक से, विषाणु से या प्रोटोजोआ से? किससे होता है? जीवाणु से, कवक से, विषाणु से या प्रोटोजोआ से? तो इसका सही आंसर होता है सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि विषाणु से। किससे होती है यह बीमारी? विषाणु से। हाइड्रोफोबिया जो नाम की बीमारी है वह होती है किससे? विषाणु से होती है। एक मिनट, सॉरी, हाँ सर चलिए। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, जड़ें विकसित होती हैं। जड़ें किससे विकसित होती हैं? प्रांकुर से, मूलांकुर से, तने से या पत्ते से? जड़ें किससे विकसित होती हैं? प्रांकुर से, मूलांकुर से, तने से या पत्ते से? तो जड़ें विकसित होती हैं मूलांकुर से। किससे विकसित होती हैं? मूलांकुर से। जड़ें किससे विकसित होती हैं? मूलांकुर से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, मुझे 21 क्वेश्चन का आंसर। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया एक सेकंड कवक से होता है। किससे होता है? सॉरी दोस्तों, गलती हो गई, गलती इंसान से ही होती है। तो हाइड्रोफोबिया जो बीमारी है वह कवक से उत्पन्न होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? नेटम से, साइकम से, देवदार से या चीड़ के पेड़ से? तारपीन का जो तेल है वह किससे उत्पन्न किया जाता है? तारपीन से, देवदार से, साइकम से या नेटम से? तो तारपीन का जो तेल है वह प्राप्त किया जाता है चीड़ से, यानी कि चीड़ का जो पेड़ होता है उससे तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, जो कि
बड़े बड़े जो जंगल होते हैं वहाँ पर चीड़ का जो पेड़ होता है वह काफ़ी पानी में, नदियों के किनारे दलदली जो भूमि होती है ना दलदली, उस भूमि में ये चीड़ के पेड़ लगते हैं। इनसे तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ गौर फरमाइए। प्रकाश संश्लेषण होता है न्यूक्लियस से, माइटोकॉन्ड्रिया से, या क्लोरोफिल से, या फॉस्फोग्लिसरील एसिड से। क्लोरोफिल नहीं है यहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पर। क्लोरोप्लास्ट क्या है यहाँ पर? क्लोरोप्लास्ट से। यहाँ पर क्लोरोफिल नहीं है, यहाँ पर इस क्लोरोफिल को आप काट लेना। क्लोरोफिल नहीं है यहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। अगर इधर लग जाए तो एक सेकंड, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट से, न्यूक्लियस से, माइटोकॉन्ड्रिया से, क्लोरोप्लास्ट से, या फिर क्लोरोफिल से। बताइए किससे उत्पन्न होती है? जो प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? पत्ती में। तो क्लोरोप्लास्ट। पत्ती के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? क्लोरोप्लास्ट कैसे बंडल टाइप में रहते हैं, कैसे बंडल टाइप में रहते हैं एक दूसरे। ऐसे आप 1 2 3 4 ऐसे 5 के सिक्के अगर आप इकट्ठे कर करके उनका बंडल बना लें, इतना मोटा बंडल बना लें और काफ़ी बंडल बना लें, इसी प्रकार से क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में अंदर रहता, उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी कि ऑक्सीजन बनती है, जिससे आप और हम सब जीवित हैं आज। गेहूँ से संबंधित रेस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं। गेहूँ से संबंधित रेस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? H.C. वॉल्ट, के.सी. मेहता, बीरबल साहनी, डी.डी. पंत। कौन है गेहूँ से संबंधित रेस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं? गेहूँ है उससे संबंधित जो रोग होता है, मैंने 2 दिन पहले आपको मेरी सीरीज में यह क्वेश्चन भी आया था कि गेहूँ से संबंधित जो रेस्ट है, गेहूँ से संबंधित जो रेस्ट रोग होता है उसमें रेस्ट रोग किससे संबंधित होता है? देखिए पहले तो आप इस क्वेश्चन पर गौर फरमाइए कि आपका ये क्वेश्चन यह क्लियर हो चुका है कि रेस्ट रोग होता है वो किससे होता है? गेहूँ से संबंधित होता है। तो यह रोग होता है, इसके कार्य करने वाले वैज्ञानिक कौन है, यानी कि इसकी खोज, यानी कि इसके बारे में पता लगाने वाले वैज्ञानिक कौन? H.C. वॉल्ट, के.सी. मेहता, बीरबल साहनी, या डी.डी. पंत। बताइए 1 2 3 या 4। तो इसका सही आंसर होता है 2, यानी कि के.सी. मेहता। के.सी. मेहता ने गेहूं के रेस्ट रोग का पता लगाया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। मेंडल ने किस पौधे पर संकरण प्रयोग किया था? मेंडल ने किस पौधे पर संकरण प्रयोग किया था? मेंडल ने किस वाले पौधे पर संकरण प्रयोग किया था? चिकन पी, पिजन पी, गार्डन पी, या जंगली मटर? कौन सी मटर थी वह? चिकन पी थी, पिजन पी थी, गार्डन पी थी, जंगली मटर थी? मेंडल ने किस पौधे पर संकरण प्रयोग किया था? तो मेंडल ने गार्डन पी, जो गार्डन पी होती है, यानी कि गार्डन में जो मटर लगती है, यानी कि हम लोगों के खेतों में जो मटर लगती है, उस वाली मटर के पौधे पर उन्होंने यह प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है? कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल है, जो कोशिका श्वसन होता है उसका सक्रिय स्थल कौन सा है? गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, या लाइसोसोम? कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल, यानी कि कोशिका में जो श्वसन होता है उसका सक्रिय स्थल कौन सी जगह पर कोशिका में श्वसन होता है, यानी कि कोशिका में अंदर भी जो श्वसन होता है वह कौन सी जगह पर होता है? गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, या लाइसोसोम? बताइए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 27। कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको कोशिका का पावर हाउस भी बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल है माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलो अब जो क्वेश्चनों की सीरीज़ आज यहीं पे ख़त्म होती है। आज इस सीरीज़ में 27 ही क्वेश्चन हो पाए, क्योंकि इस
उसकी वजह यही है कि मुझे थोड़ा टाइम कम मिल पाया आज, तो मैं क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाए पूरे, लेकिन फिर भी 27-30 ये इसके एवरेज में परमानेंट क्वेश्चन चलते रहेंगे और इन क्वेश्चनों को कम से कम हमें 5000 तक पहुंचाना है। अगर आप इस सीरीज़ को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो ना, तो मैं गारंटी लेता हूं इस सीरीज़ से बाहर आपके एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप खुद सोचिए कि 5000 क्वेश्चन अपने आप में कुछ मायने रखते हैं, जो कि मैं आपको एक बहुत अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। और अगर आपको थ्योरी क्लास पढ़नी है तो हमारी थ्योरी क्लास कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली है, उसको आप पढ़ें, अच्छी तरीके से समझें। और आपको जब भी जा कर के देखिए, मैंने अभी बोला कि खाने का मज़ा, मीठे खाने का मज़ा मीठा गुड़ खाने के बाद या शक्कर खाने के बाद पता लगता है। उसी प्रकार इस सीरीज़ का मज़ा सिर्फ इसे लेने के बाद ही पता लगेगा, जब आप इस 27 क्वेश्चनों को देखोगे। और भी मेरी पिछली क्लास हैं उनको आप देखोगे, यह मेरी 5वीं क्लास है, तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिए, अच्छी तरीके से बारी बारी से इन चीज़ों को कवर करते हुए चलिए। देखिए, अगर आप इन चीज़ों को आज पिछड़ा दोगे तो आपके ऊपर कल बहुत बड़ा प्रेशर हो जाएगा और आप कहोगे कि सर की काफ़ी क्लासें पिछड़ गई और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी चलते थे, उनमें से हम काफ़ी क्वेश्चन कर नहीं पाए, इसके चक्कर में आज हमारा सिलेक्शन रुक गया, ऐसा वैसा 50 तरह के आप बहाने लोगे। इसलिए बहाने मत लो, सिर्फ क्वेश्चन की सीरीज़ को आप अटेंड करिए। और मेरा यहाँ तक मानना है कि यह सीरीज़ समथिंग 1.5 या 2 महीने तक तो चलने ही वाली है। 2 महीने तक अगर आप जब तक एसएससी, जीडी और रेलवे का जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो भी आ जाएगा, और उसके बाद में एनटीपीसी सीबीटी 2, यानी कि एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए भी ये सीरीज़ बहुत ही काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि आरआरबी के जो भी दोनों एग्ज़ाम हैं, एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी, दोनों के लिए अच्छी सीरीज़ है। और इसमें मैं आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल वो मैं आपको बोर्ड पर करा दूंगा जब आपको मैं थ्योरी पढ़ाऊँगा, क्योंकि थ्योरी क्लास हमारी जल्दी आने वाली है। ओके, थैंक यू। अनंत क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आशीष दागड़। कल फिर से इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे और आप सभी लोग जुड़ना ना भूलें। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें, अगर आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। और हमें अगर हम मोटिवेशन अच्छी तरीके से हो गए तो समझिए कि आपके लिए इन क्वेश्चनों की सीरीज़ भी बहुत अच्छी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन और अच्छी तरीके से मेहनत लगा के अपना काम करेंगे, जिससे कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो चलिए, थैंक यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। कल मिलते हैं इसी नेक्स्ट क्लास में।